मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर का आज का ये बेहद खास फ्राइडे एडिशन जो हम महाराष्ट्र मुंबई से कर रहे हैं। मुंबई की विधानसभा के बाहर मैं इस समय खड़ा हूं। महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में उबाल क्यों है, इसके मायने क्या है, कौन जीत रहा है चुनाव, कौन हार रहा है, कौन सा मुद्दा है हावी और कौन सा मुद्दा नहीं है हावी। वी विल डिस्कस दैट। डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर महाराष्ट्र आज कहां खड़ा है उसकी भी बात करेंगे और जो विषय है चेकिंग का विषय उसकी भी बात करेंगे, जिसपे शिवसेना उभाटा के चीफ उद्धव ठाकरे ने बड़े सवाल उठाए हैं और बड़ा सियासी बवाल हुआ है। तो स्वागत है आपका CNBC आवाज के ग्राउंड जीरो एडिशन में। एक तरफ आप कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे। मैं नहीं मानता हूं चुनाव इन मुद्दों के आधार पे चुनाव होने वाली है। मैं मानता हूं कि चुनाव महाराष्ट्र का चुनाव डेवलपमेंट पे होगी। राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र को लेकर बड़े सारे बयान दे रहे हैं। तो उद्धव जी एक बार तो उनके मुंह से बाला साहब ठाकरे जी की तारीफ करके दिखवाएं। महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है, महाराष्ट्र की जनता के असली मुद्दे क्या है, चुनाव में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ऐसे मुद्दों का कितना असर है। ग्राउंड जीरो से आज इसकी सबसे बड़ी पड़ताल होगी, क्योंकि चुनाव की तारीख करीब आते आते सियासी पारा सुपर हाई हो चुका है। वीर सावरकर को गाली देते हैं। मैं अगाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की जरा तारीफ करवा करके सुनाए महाराष्ट्र को। ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार ने 5 लाख रोजगार छीनकर दूसरे प्रदेशों में भिजवा दिए हैं, इसीलिए आपको यहां रोजगार नहीं मिलता है। यह काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं करेगी। इंडिया आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी। वचन देता हूं, जितना लूटा हुआ मुंबई और महाराष्ट्र का वैभव है मैं वापस मुंबई और महाराष्ट्र को दे दूंगा। आपके आंखों के सामने आपकी रोजी रोटी छीन कर वो लेके जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के हिंगोली में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के बैग्स की भी चेकिंग की। ऐसी ही चेकिंग पर उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए थे। उद्धव ठाकरे का कि एजेंसीज जो हैं वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, उनका बैग चेक हो गया है। जैसे को ये एक विशेष क्लास है, या क्योंकि वो एक ठाकरे है या एक पक्ष के नेता है उसके कारण उनको कोई इम्यूनिटी है। ये महाविनाश अघाड़ी की विनाश की तरफ जाने का सोच है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र में चुनावी ताल ठोक रहे असदुद्दीन ओवैसी का एक अनोखा अंदाज दिखा। वो एक सब्जी की दुकान में पहुंचकर आलू बैंगन का दाम पूछने लगे। आलू कैसा किलो है? आलू 40 किलो है। कद्दू कैसा किलो है? कद्दू 40 किलो। फूलगोभी 60 रुपए। गाजर 80 रुपए किलो था। यानी 6-7 चीज़ा लिए तो 500 रुपए हो जा रहे हैं। उन्हें 1500 रुपए दे के बोला लड़ ली। तो इन तमाम सियासी दाव पेचों के बीच देखिए ग्राउंड जीरो से महाराष्ट्र चुनाव पर सबसे बड़ा शो, चुनावी लड़ाई हिंदू हित पर आई। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। बटोंगे तो कटोंगे की इनसाइड स्टोरी क्या है व्यूअर्स। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव 2019 में मैं आपको बताता हूं कि किस पार्टी को कितने मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस को 56%, एनसीपी को 30%, बीजेपी को 9% और उलेमा बोर्ड ने इस बारी 17 शर्तों के मांग के साथ अपना अघाड़ी को समर्थन दे दिया है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि वोट जिहाद की पूरी प्लानिंग है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी मुस्लिमों से हर सीट पर एमवीए के समर्थन की खुला ऐलान कर दिया है। यानी आशंका यह जताई जा रही है कि मुसलमान अगर एक मुश्त वोट करेगा तो बीजेपी हार सकती है ये वाला चुनाव, ऐसी आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ
मुस्लिम वोट बैंक की मैं ताकत आपको बताता हूं कितनी बड़ी है। मुस्लिम वोटर्स कम से कम 20% है और उनकी दावेदारी, उनका जो पूरा प्रभाव है वो 38 सीटों पर है और वो 38 सीटों पे तो विनिंग डिसाइड हर हाल में करते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर्स 40% से अधिक हैं और ऐसा 9 सीटों पर है। और यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि कई चंक्स पे अगर मुसलमान वोट अघाड़ी को जाएगा तो उसका नुकसान युति को होना तय माना जा रहा है। इसलिए लग रहा है कि बीजेपी का जो खेल है वहां पर बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर पोलराइजेशन होगा तो दूसरी तरफ भी पोलराइजेशन होगा, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ा था। क्योंकि ऐसा टिपिकली माना जाता है बीजेपी का वोटर जो है वो लंबी लाइन में नहीं लगता, धूप में खड़ा नहीं होता, तो वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये बड़ी समस्या रहेगी। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वोट जिहाद का जवाब देते हुए धर्म युद्ध का ऐलान हम करेंगे। धर्म युद्ध की बात उन्होंने करी। इसके अलावा अजीत दादा पवार ने बोला कि हम वोट जिहाद हम एग्री नहीं करते बंटने और कटने से। और बीजेपी की भी एक नेत्री ने बोला, हालांकि ये युति का गेम प्लान भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है, हिंदू वोट बिखरने से क्या बीजेपी को एक बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा, जिसकी बार बार आशंका जताई जा रही है और बीजेपी निपट जाएगी इस चुनावों के अंदर, जिसकी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि लोकसभा में ऐसा ही हुआ। मेरे साथ बात करने के लिए आइए कौन कौन मेहमान है आपको परिचय करा देते हैं। पीयूष गोयल भी मेरे साथ जुड़ेंगे आज की इस चर्चा में एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। लेकिन मेहमान कौन कौन है आइए परिचय आपका करा देता हूं। मेरे साथ कौन कौन है, राजीव पांडे भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विश्वजीत सांगला साहब हैं शिवसेना शिंदे गुट के, उनका अभिनंदन है, जिन्हें गद्दार कहा जा रहा है महाराष्ट्र की धरती पर। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव है मेरे साथ जो कि एनसीपी के हैं अजीत दादा पवार गुट के। मेरे साथ अनीश गणावे साहब हैं जो कि उबाटा के हैं, शिवसेना के उबाटा के, और जो कहता है कि हम असली शिवसेना है। मेरे साथ आदिल हसन है एआईएमआईएम के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शरद राव पवार की एनसीपी से महेश चौहान, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। राजीव पांडे, कहते हैं ना एक कहावत है पुरानी की लौट के व्यक्ति उसी मुद्दे पर आता है जो उसको हिट करता है। लौट के आप पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान में आपने तब्दील कर दिया है। आरोप यह है कि आपने इस इलेक्शन को पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। यही आपने लोकसभा में करा था और महाराष्ट्र की धरती में मुंह की खाई थी। बिल्कुल मैं आपसे असहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी महायुति जो है वो डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। हुआ यूं कि जिस प्रकार से बहुत सारे जो उलेमा के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमें महायुति को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एक मुश्त होकर के वोट डालना चाहिए, उस विषय के बाद ये बात शुरू हुई। फिर जहां तक है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि आप देखिए कि जब जब आप बटे हैं, जब जब आप अलग रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो आप नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। और ये अभी कुछ दिनों के लिए पहले ये बांग्लादेश में जो पांडे जी एक सवाल है। आपने बोला कि योगी जी ने बोला, एक नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। प्रश्न ये है कि यही आपने एग्जैक्टली यही चीज आपने लोकसभा में करा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया? नतीजा ये आया ना। देखिए, हिंदू वोट पोलराइज उस तरीके से नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन होता है, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा था। साफ सीधा सवाल। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। क्यों हुआ है मैं बता रहा हूं। अगर आपने पूछा महाराष्ट्र में क्या हुआ, मैं बता रहा हूं। राजीव जी मैं आपको बता रहा हूं। आप चिल्लाइए मत, इत्मीनान से जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं आप मेरी बात से सहमत ना हो, कोई आवश्यक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मेरी बात से सहमत हो। मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं और आई डिबेट ऑन फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट यह है कि महाराष्ट्र के अंदर आप चुनाव हारे। बिल्कुल, मैं लोकसभा का चुनाव हारे। अब इसमें असहमति, मेरी बात तो कोई बात नहीं है। कारण होते हैं कई बार। 30 सेकंड अपनी बात को 30 सेकंड में मैं बात खत्म कर रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में एक फेक नैरेटिव चलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान को स्क्रैप कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन को स्क्रैप कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इससे हमारा नुकसान हुआ। अगर आप सोच रहे हैं पिछली बार बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं था, क्योंकि पिछली बार बांग्लादेश नहीं हुआ था। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान तो हुआ था। मेरी बात तो आप तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं। आप बीच में मेरे से ज्यादा आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आप 30 सेकंड बोले और 10 सेकंड में बीच में। ना, बिल्कुल नहीं। आप 40 सेकंड बोल चुके हैं, उससे पहले 1.5 मिनट बोल चुके हैं। आपको पता ही नहीं लग रहा। 30 सेकंड का दिया समय। 30 सेकंड हो गए। मैंने सिंपल बात बताया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की,
कांग्रेस पार्टी एक बार हिट हो गई ठीक है, इस मुद्दे ठीक है। पर। हम जनता के बीच गए और आपने हरियाणा में भी देखा, हम ठीक है, बिल्कुल आपने हरियाणा में साबित करके दिखाया और बिल्कुल। कांग्रेस के पैर के नीचे से, विपक्ष के पैर के नीचे से जमीन खींची है। एक बात बताइए, मैं आपका रुख करता हूं शिवसेना के प्रवक्ता साहब का, और आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। जनाब अनीश साहब, एक बात बताइए, आपका जो पारंपरिक वोट था वो आपसे छिटका और एक नया वोट बैंक आपसे जुड़ा, जो आदिल हसन का भी वोट बैंक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये हृदय परिवर्तन, ये पूरा परिवर्तन आपको रास आ रहा है? क्योंकि बिल्कुल सही कहा राजीव पांडे ने कि लास्ट टाइम कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय था कि आपने बोला कि मोदी आएंगे तीसरी बारी तो संविधान को बदल देंगे, लेकिन वो खेल, वो ऐसा कुछ होना नहीं था, वो एजेंडा और प्रोपेगेंडा था। मैं क्यों क्या भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता ये बता पाएंगे? आप जवाब ना दे अभी, तुरंत आप सुनिए, तुरंत मेरा, ये बता पाएंगे कि कौन किसको जाके वोट दे के आया? क्या आप अंदर कैमरे लगा के बैठे थे? किसने किसको वोट दिए? सुनिए, पूरा सुनिए। आज हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सबने शिवसेना को वोट दिया है, क्योंकि शिवसेना आज खड़ी है उस ताकत के खिलाफ जो इस देश को खत्म करना जा रहा है, जो इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने जा रहा है। कल 25 साल तक हमारी दोस्ती देख ली, आज हमारी दुश्मनी देख लो। और महाराष्ट्र में शिवसेना से लड़ना और भिड़ना आप नहीं सहन कर पाएंगे। आगे की बात, शिवसेना तो इनके साथ है। अरे कौन शिवसेना? आज भारत का, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कहेगा, आज छोटा छोटा बच्चा कहेगा शिवसेना बोले तो ठाकरे, और ठाकरे बोले तो शिवसेना। आज आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए जी। शिवसेना पर आपने वोट बैंक, मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब अब 20 सेकंड में, आपने आदिल हसन के वोट बैंक को अपना वोट बैंक मान लिया। हमने हर वोटर के वोट को लिया है। अभी आप उसको जातियों में डिवाइड करेंगे? मुझे एक बात बताइए, फिर घाटकोपर पूर्व में, मुलुंड में, मलबार हिल में विशिष्ट समाज के वोट इनको मिले, वन साइड मिले। कौन सी राज्य से थे, कौन से प्रांत से थे, कौन सी भाषा बोलते? क्या वो वोट जिहाद नहीं है? मुस्लिमों का वोट, हिंदुओं का वोट, ये कब से चालू हो गया इस देश में? मेड योर पॉइंट राजीव पांडे जी, योर टर्न। देखिए, वो कह रहे हैं आप भी तो वोट जिहाद करवाते हैं अपने तरीके से। ऐसा है जो ये कह रहे हैं, ये जो आज बात कर रहे हैं, 2.5 साल छोड़ करके ये 25 साल तक हमारे साथ थे, और इनकी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी वो हमसे ज्यादा प्रखर थी। इनके पार्टी के नेता, हमारे जो माननीय हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम तोड़ करके मिट्टी में कहो हम हिंदू हैं। बोलिए एक बार, हमारा हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है, हमारा हिंदुत्व बांटना। राजीव जी आपके बीच में नहीं बोले, बीच में मैंने इतना सम्मान एक दूसरे का वक्ता लोग करें। सिंपल मानना है, मेरा सिंपल मानना है कि आज जो है शिवसेना यूबीटी जो है वो कंप्लीटली कांग्रेस के साथ जा चुकी है, अपने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया उन्होंने, और इसीलिए वो 13 जगह लड़े चुनाव, जहां पर शिवसेना और शिवसेना यूबीटी के खिलाफ लड़ाई हुई, वहां 7 सीट तो सिंधे साहब की सेना जीत गई। शिवसेना जो है, बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है, और जो हम हारे अमीश जी, केवल 2 लाख वोटों का अंतर था। और मैंने बताया आपको कि झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ हमारा वोट घटा, और हरियाणा में भी हमारा 5 सीट घटा था, हमने रिक्लेम कर लिया। जनता को ये पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ। राहुल गांधी झूठ बोलने की फैक्ट्री राहुल गांधी आप कह रहे हैं बार-बार आप कह रहे हैं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ओके, 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आता हूं बाकियों के पास। 2014 में शिवसेना अलग लड़ी, भारतीय जनता पक्ष अलग लड़े, शिवसेना को 63 एमएलए मिले। क्या वो कौन से वोटर थे? दूसरी बात 122 मिली, 23 पे भारतीय जनता पक्ष आज 9 पे आके बैठा है। शिवसेना के पास 5 एमपी थे, आज शिवसेना के 10 है। एनसीपी के पास 4 एमपी थे। आज आपके पास आप अपने एमपी भूल रहे हो? अरे सुनिए ना, फिर वो कौन है? फिर वो कौन है बाजू में बैठे? ठीक है। अच्छा कोई नहीं है, लेकिन आपने मान लिया वो कोई नहीं है। चलो हमारे पास 18 एमपी थे, हम 10 पे आ गए। मानने की बात है। शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हुई थी। कांग्रेस, भारतीय जनता पक्ष कौन सा विभाजित हुआ था? इनके 23 से 9 क्यों आ गए? उनको तो नुकसान हुआ, उन्होंने बोला। उस पहला सवाल ही मेरा ये था कि उस नैरेटिव का एक नुकसान हुआ, और वो नैरेटिव आपने बड़ा एक प्रोपेगेंडा चला कि संविधान बदलेगा, लेकिन वो प्रोपेगेंडा, एक कहावत है, काट की हांडी बार-बार नहीं चलती। और मैं मानता हूं कि आप देखिए उस प्रोपेगेंडा का फायदा आपको बिहार में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हो गया, क्योंकि वहां पर वो चला नहीं था नैरेटिव। मेरे साथ शिवसेना के भी हैं जो कि शिंदे सेना है। आपका मैं रुख करता हूं, आपकी पार्टी को बार-बार गद्दारों की पार्टी कहा जाता है और संबोधित किया जाता है। पॉइंट ये है कि आपकी युति में भारतीय जनता पार्टी भी है, आप भी हैं, और अजीत दादा पवार भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा बीजेपी का प्लैंक है, और आप भी इसमें इंक्लूडेड है, ये जो वोट जिहाद की बात है, और आज जो किरीट सोमैया ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, और ईडी ने भी केस रजिस्टर किया है कि मनी ट्रांसफर हुआ है, काफी सारे अकाउंट्स में पैसे गए हैं और कई करोड़ रुपए गए हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? और उनमें यही है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर करें, ऐसी जहां तक बात है हमारे मित्र प्रवक्ता ने बताई, पहले तो
हिंदू इस शब्द की परिव्याख्या समझने की कोशिश करे। अपने आप जब हिंदू इस शब्द की परिव्याख्या समझने की कोशिश करेंगे, उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि हिंदू ये एक सोच है। यहां कहीं भी जाकर हम जात पात का राजनीति या तुष्टीकरण नहीं कर रहे। जब बात कर रहे हैं ये हिंदुत्व की और बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो आप सोचिए क्या ये उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनके साथ जितने भी लोग ये उबाटा के लोग हैं, क्या ये कांग्रेस के साथ जाते? क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने क्लियर कट शब्दों में यह बोला है, जिनका प्रूफ आपके पास है कि अगर मेरे जीते जी अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ा तो मैं शिवसेना नाम की मेरी दुकान बंद करूंगा। ये आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने बताया था। अब बात आती है पैसों की। जी, अब बात आती है पैसों की। साहब आरोप लगते रहेंगे। जी आरोप लगते रहेंगे। जब एविडेंसेस मिलेंगे और एविडेंसेस के आधार पर जब एफआईआर जो फाइल हुई है उसके आधार पर जब केस फाइनली आपका अंतिम निर्णय में आएगा, तब जाके बताइए कि बाप ये बातें सही है या ये बातें गलत है। कौन ये पैसों की राजनीति कर रहा है? कौन ये जात पात की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है? मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद करेंगे। और आज की कांग्रेस में और उस वक्त की भाजपा और आज की भाजपा में फर्क देखिए। उस वक्त की कांग्रेस आज की भाजपा बन चुकी है। कोई बाला फर्क साहब नहीं है, ने कोई फर्क बाला नहीं है साहब ने साहब। मिलिंद देवरा जी को भी मैं महायुति मेयर के बनाया था। नाते- मैं महायुति के नाते बाला इतना ही साहब ने बताना प्रतिभा चाहता सिंह हूं। पाटिल को भी अपना मैं सपोर्ट दिया था जो महायुति के राष्ट्रपति नाते बनने जा इतना रही ही थी। बताना बाला चाहता हूं साहब ने साहब। प्रणब मैं मुखर्जी को भी महायुति अपना के नाते सपोर्ट इतना ही दिया था जो बताना कांग्रेस चाहता से हूं। थे। महायुति के नाते जो 25 साल से हमारा गठबंधन चालू था, वो हमारा गठबंधन छोड़िए ब्रेक सर, करने वाले ये वो उद्धव बाला किसी साहब के ठाकरे नहीं थे। है, वो आपके और भी उसको नहीं हो बाद में सकते। फिर से एक सोच के वो नाते किसी के नहीं उसको है। बाद में सोच के नाते वो किसी के फिर नहीं से है। भारतीय वो जनता मुंडे पार्टी महाजन के ने नहीं हुए। शिवसेना वो ने ये आपके क्या महायुति होंगे? बनाई जो अडवाणी जी और के ये नहीं हुए, महायुति में वो आपके क्या होंगे? उन्होंने एक सेकंड के इस महायुति में आपने बड़े बड़े नाम लिया। आपने अडवाणी जी का नाम लिया, गोपीनाथ मुंडे जी का नाम लिया, प्रमोद महाजन जी का नाम लिया। मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा रिएक्शन लेने के लिए। देखिए ओके, देखिए ये जो भी कहें, ये जो हमारी जो अलायंस थी वो बहुत दिनों से चल रही थी। बाला साहब ठाकरे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चल रही थी। पहली बार सत्ता लोलुपता के कारण चुनाव जीतने के बाद 2019 में उद्धव जी उधर गए और उससे जो लोग जो कार्यकर्ता खफा थे उन्होंने पार्टी के साथ निकल करके आज वही सरकार चल रही है जो पहले चल रही थी। भाजपा और शिवसेना की महायुति है। आपने जो सवाल किया था बहुत इंपॉर्टेंट है। यह केवल एलिगेशन नहीं है वोट जिहाद का। 125 करोड़ रुपए का ईडी ट्रेल मनी निकाला है और सिराज अहमद हारून मेमन जो एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाता है मालेगांव में, उसके अकाउंट में 250 करोड़ रुपए आए हैं। कहां से आ रहे हैं और कौन उसका समर्थन कर रहा है? ये एक बड़ा आरोप है। आज और ईडी इसको ने लेकर समर्थन में है, सोचना चाहिए इनको। शिवसेना ने भी सवाल उठाए हैं और बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। देखिए ये एक बड़ा केस रजिस्टर हुआ है। मैं आपका रुख करता हूं, शरद पवार की पार्टी से आप हैं सर। क्या आपको लगता नहीं है कि ये विषय बहुत बड़ा है? जो आरोप लग रहा है कि एक मुश्त वोट करने के लिए 125 करोड़ रुपए के करीब आए हैं और कोल्ड ड्रिंक चलाने वाले जो दो दुकानदार हैं उनके पास 125 करोड़ कहां से आएंगे? आप बताइए। अमित जी, कुछ तो खेल है। अमित जी देखिए जी सर, इसकी जिम्मेदारी किसने लेनी चाहिए? देश के प्रधानमंत्री जी ने लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विमुद्रीकरण किया था, नोटबंदी की थी। बहुत सारे सुनिए अभी बीच में मत बोलिए भाई। अरे भाई बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। हाँ, तानाशाही मत कीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने जो विमुद्रीकरण किया था किस के लिए किया था? काला पैसा बंद होना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। अगर काला पैसा आज भी आ रहा है तो उनका ये फेल्यूर है, ये नरेंद्र मोदी जी का फेल्यूर है। सवाल पूछने हैं तो नरेंद्र मोदी जी को पूछने चाहिए। 10 सेकंड चाहिए। आप उनसे पूछिए कि ये पैसा आया कैसा। आप कह रहे हैं कि जो 125 करोड़ रुपए ले रहा है उसका कोई दोष नहीं है। दोष उसका है, बिल्कुल नहीं। दोष मोदी का है जो पकड़ रहा है। अमित जी मोदी ने तो पकड़ा है, ईडी का केस अगर रजिस्टर हुआ तो। 125 करोड़ रुपए आए हैं, सुनिए 70,000 करोड़ का पहला हिसाब पूछिए। 120 करोड़ रुपए आ गए। लेकिन ये तो वही बात हो गई। मर्डर के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन अगर कोई मर्डर हो जाए तो मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर जिम्मेदार है, डीसीपी जिम्मेदार है। ये भाई विमुद्रीकरण करने के टाइम कितने लोगों को आपने मारा? 100 लोग लाइन में खड़े रह के मर गए थे। आपको पता है? लोगों के अकाउंट में से आपने लोगों के घर से पैसे निकालकर बैंक में डाले थे। बैंक के अकाउंट से पैसे लेकर उद्योगपति भाग गए। 17 लाख करोड़ का कर्जा आपने माफ किया है उद्योगपतियों का। उसके बारे में बात कीजिए। ये गरीबों का पैसा है, आपने उनसे जेब में से छिना हुआ पैसा है, उसके बारे में बात कीजिए। नोटबंदी के बारे में बात कीजिए। महेश चौहान जी, एनसीपी शरद राव पवार गुट के महेश चौहान जी शांत। आपने अपनी बात को रखा।
20 सेकंड में सेकंडों में खत्म। Then देखिए ब्रिजमोहन जी, ये जो विषय है, इन्होंने कहा कि नोटबंदी हुआ, इसके बाद भी अरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, इधर से पैसा, बाहर से अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसीलिए पकड़ा गया। ब्लैक का मोदी जी पैसा ने किया, इसलिए पकड़ा गया, नहीं तो कैश पकड़ा ही बंद क्यों नहीं नहीं हो जाता। रहा है? ठीक है महेश चवन, मैं मुद्दे पर, आपने इनको सवाल पूछा कि अकाउंट में पैसा आ रहा है, ये मुद्दा घुमा के उनको बोलो, मैं बिल्कुल राइट, मुद्दा जवाब दो घुमा कि ये देंगे। पैसा आया कहाँ से? बिल्कुल मुद्दा ये है कि पैसा आया कहाँ से, आपकी उसका बात जवाब वाजिब दे। है। या आपने बताना है, आप अच्छा सरकार में। सीज फायर एक सेकंड देखिए 125 करोड़ रुपए अब आ गए हैं। अब वो उस 125 करोड़ की दुकान से कोल्ड ड्रिंक कौन पी रहा है पहले तो वो बताए। लेकिन मैं फिर आता हूं ब्रिजमोहन जी पे। ब्रिजमोहन जी, इस चुनाव के अंदर, हर चुनाव में हम देखते हैं तनाव बहुत होता है, इस चुनाव में भी तनाव बहुत है, लेकिन आप बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इधर भी हैं और उधर भी हैं। आप या तो ये बीजेपी और आपकी एक बड़ी सोची समझी रणनीति है कि इसके अंदर आपका वोट बैंक भी ना छिटके और बीजेपी को भी नुकसान ना हो, यानी शिवसेना और बीजेपी को भी नुकसान ना हो। आप अपना साथ दिए, हम अपना साथ देंगे। अमित जी, जितने बुद्धिजीवी पत्रकार होते हैं जी वो जी उस होने वाली किसी भी घटना में वो सारी चीजें भी निकालते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने भी नहीं सोचा होता। देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे को लेकर बनी थी और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर काम भी कर रही है। और जब हम लोगों का गठबंधन बीजेपी के साथ हुआ, उस समय भी हम अपनी इसी विचारधारा के साथ उनके साथ जुड़े थे। ये गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है कि वहां कोई भी गठबंधन का साथी अपनी विचारधारा के साथ काम कर सकता है। ये हमारे एनडीए की गठबंधन की खूबी है। हम लोगों ने जो बात की है, आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो बात की है, वो उसी बात को ध्यान में रख के की गई है जिस आधार पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है सालों से। हम लोगों ने उसमें स्पष्ट कहा कि महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो पूरी तौर से विकास के लिए वोट डालता है, उसके सोच में विकास है। और अगर इस ढंग की कोई बात सामने आएगी तो हो सकता है यहाँ पर हम जो वांछित परिणाम चाहते हैं वो हम लोगों को ना मिल पाए। तो हम लोगों ने अपने गठबंधन के साथियों भी हो सकता है कि को अगर आगाह नंबर किया है। अगर नंबर नहीं आया तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं। मेरा तो कहना इस मामले में बहुत साफ है अमित जी, हमारी महायुति की सरकार बन रही है। हमको इधर उधर जाने सीएम कौन बन रहा है? इधर उधर जाने की कोई सीएम कौन बन नहीं। रहा है? इस मामले में हम लोग सब बैठ के तय कर लेंगे। आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। लेकिन क्या है, ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। हम 288 सीटों में जवाब देना चाहूंगा, जब तक ईडी नरेंद्र मोदी जी के साथ है तब तक अजीत पवार जी कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं कहता हूं। यहाँ पर आप उनसे पूछिए। मैं सोचता हूँ शायद महेश भाई को इस मामले में मालूम नहीं है, थोड़ा कोर्ट की प्रोसीडिंग देख लीजिए। कोर्ट ने इस पूरे मामले में इसके ऊपर एफआईआर लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय से 26 साल से प्रकरण चल रहे हैं और आज तक जांच एजेंसियां कोई सबूत नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने किए थे सर, कोर्ट ने, और उन्हीं ने आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है महाराष्ट्र। तो मतलब आप महेश भाई, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि शरद राव पवार और अजीत पवार ने घोटाला किया था उस समय, मतलब ये आपका आरोप है? नरेंद्र मोदी, मतलब आपकी पार्टी के नेता शरद राव पवार हैं, उन्होंने घोटाला किया था? आदरणीय शरद पवार जी थे। मतलब जब आप ये कहते हैं तो आदरणीय शरद पवार जी पे भी आप उंगली उठाते हैं। चैलेंज किया था शरद पवार जी ने, लेकिन ईडी ने पीछे गए, ईडी ने उनकी इंक्वायरी नहीं की। नाम सिर्फ अजीत पवार और उनके साथ जो 9 लग गए उनके थे। मैं इस बात को फिर मतलब आप कह रहे हैं कि जो करप्शन हुई वो अजीत पवार और उनके 9 लोगों ने करी, बाकी पूरी पार्टी पाक साफ है। ऐसे आरोप बीजेपी ने किए थे, ऐसे आरोप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे। हम तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। 3 दिन के बाद अजीत पवार उधर गए, नरेंद्र मोदी ने जो कहा था उसके बारे में बात कर दिया। इस मामले में स्पष्ट कर दूं, जिस दौर के आरोप आदरणीय अजीत दादा पवार पे लगाए थे, उस समय उस विभाग का बजट ही 13,000 करोड़ था। तो 13,000 करोड़ में 70,000 का भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? ये मुद्दा है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब हमारे पुराने तो नरेंद्र मोदी जी के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं रही थी, तो ये भूल 13,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद वो 70,000 करोड़ के आरोप के घोटाले की बात करें। महेश चौहान जी, आदिल हसन एक बार भी थे। शरद पवार जी हमारी राष्ट्रीय, उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अगर उनको ये पता लग गया था, उन्होंने इस मामले में आरोप बीजेपी ने किए थे, शरद पवार जी ने। ओके, साइलेंस। ओके, देखिए मेरा बीच पे तू मैं तो चलती रहेगी, लेकिन मेरे साथ आदिल हसन है। आदिल हसन, आपका जो वोट बैंक है उसके ठेकेदार कई आ गए हैं। अब नोमानी साहब कह रहे हैं कि अघाड़ी कोई वोट करिए। अब देखिए शिवसेना को भी, उद्धव ठाकरे गुट को भी चाहिए कि मुस्लिम वोट मिले, शरद पवार गुट को भी चाहिए। आपका खेल कौन बिगाड़ रहा है असल में?
हमारा खेल कोई नहीं बिगाड़ रहा है। महाराष्ट्र की आवाम हमारे साथ है। इसी विधानसभा के पीछे जिस दिन महाराष्ट्र में चुनाव का रिजल्ट आएगा, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। हम मराठा रिजर्वेशन का समर्थन करेंगे। हम चाहेंगे जो 5% रिजर्वेशन जो हाई कोर्ट ने दिया है, जो कांग्रेस ने भी नहीं दिया, उद्धव साहब ने भी नहीं दिया और जो देवेंद्र फडणवीस जी ने भी नहीं दिया, जबकि हाई कोर्ट का रूलिंग था। दोनों विपक्ष में थे, दोनों बात करते थे। मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में इनको बहुत बुखार छूटता है। 48 एमपी में एक भी मुसलमान एमपी को टिकट नहीं दिया इन्होंने। हम ओबीसी रिजर्वेशन का ब्रैकेट बढ़ाना चाहेंगे। यूपीए 1, यूपीए 2, एएमयू की बात की थी, महाराष्ट्र में अभी तक नहीं खुला है। ये मुस्लिम हितैषी होने की बात करते हैं। भाई नोमानी साहब ने समर्थन दे दिया। नोमानी साहब के अलावा पूरी महाराष्ट्र की आवाम है, उसका समर्थन जरूरी है ना। वोट जब एक आदमी नोमानी साहब के अलावा लोग भी देगा, महाराष्ट्र की जनता ने, एसडीपीआई ने भी दे दिया। सर एसडीपीआई अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दे दिया। आवाम मालिक होती है। नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक नहीं, अमित शाह मालिक नहीं है। नरेंद्र मोदी से सवाल है। अरे मोदी और अमित शाह के कहने से थोड़ी नोमानी साहब वोट करवा रहे हैं। मोदी वो कह रहे हैं कि उबाटा को वोट करिए। अरे बोलने तो दीजिए बड़े बोलिए, भाई बोलिए, अमित साहब। बोलिए। मेरा सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस जी से कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब भी गए थे औरंगजेब की मजार पे, आप उनसे सवाल नहीं करते हैं। आप पूछिए इन एनसीपी के लोगों से जो अजीत पवार चक्की पीसिंग की बात करते थे, 5 बजे सुबह में शपथ ले लेते। आप आखिर क्या महाराष्ट्र को बनाना चाहते हैं? महाराष्ट्र की जितनी फैक्ट्रियां गुजरात में खुल दी है। और सर हम किसी के बीच में नहीं बोले हैं। मेरा सर किसी के बीच में मैं आप जिसने छठ का राज ठाकरे की पार्टी ने विरोध किया था, सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम ने विरोध किया था, आज उसके साथ उत्तर भारतीयों का वोट लेने के लिए लाइन लगाए हुए। नरेंद्र मोदी रेलवे की बात करते हैं, रेल मंत्री जाकर बांद्रा स्टेशन देखिए, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी तकलीफ हुई छठ पूजा मनाने में। आखिर नरेंद्र मोदी बताएंगे ना कि किसका मदद करना चाहते हैं। वोट आपको देखिए, यहाँ पर आपने लोकसभा में कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन नुकसान हुआ ना आपको वोट नहीं मिला। 3.5 लाख वोट मिला, पर मुसलमान वोट अधिकतर उबाटा के साथ। सर हम लड़े ही नहीं था, हम एक सीट पे लड़े थे, 3.5 लाख वोट मिला है। तो फिर भी हार गए ना भाई। हार जीत तो होती। नरेंद्र मोदी का 1.5 लाख मार्जिन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 3.5 लाख मार्जिन। पूरी ताकत भाजपा लगा दी। 1984 से हैदराबाद नहीं हरा पा रही है। चुनाव में तो हार जीत होता है ना। एमआईएम एक आवाज है, हम खुले मन से बोल रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन का हम समर्थन करते हैं। पूछिए देवेंद्र फडणवीस से कि वो समर्थन करते हैं कि नहीं। हम ओबीसी रिजर्वेशन का ब्रैकेट बढ़ाना चाहते हैं। हम मुस्लिम 5% रिजर्वेशन जो ओबीसी बिरादरी है, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, जो पिछड़ा बिरादरी है, हम उसका समर्थन करते हैं। ये शिवसेना के रंग ढंग क्यों बदल गए हैं आपको लगता है? शिवसेना वालों जिसने बाबरी मस्जिद शहीद की, अब उससे वो सेकुलर नहीं हो रहा है। हमसे सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हम तो आवाम के बीच जा रहे हैं कि अबू आजमी जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसी के खिलाफ दिया कैंडिडेट। आखिर देवेंद्र फडणवीस से क्या डील हो गई जो मुस्लिम एमएलए के खिलाफ दिया? मतलब आप कह रहे फडणवीस की डील 100% उबाटा के साथ है। नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड का आदमी थे, आज नवाब मलिक और अजीत पवार और शिवसेना सब साथ है। बोलिए ये आरोप नहीं, सच्चाई है। बतलाए कि क्यों देवेंद्र फडणवीस चुप हो गए? ये तो बीजेपी वालों को भी पकड़ना मुस्लिम एमएलए के खिलाफ अबू आजमी मुसलमानों की बात करते थे, आज मुस्लिम एमएलए इम्तियाज जलील हो, वालिद पठान हो, मुफ्ती इस्माइल साहब हो, फारूक साहब हो, फैयाज साहब, रईस साहब। और सुन लीजिए शिवसेना का एक टिकट दिया 288 में शिवसेना ने। 1.5 महीना पहले एमआईएम ने वसोवा में रईस लश्करी साहब को दे दिया। शिवसेना ने एक बाहर से लाकर एक आदमी को दे दिया, क्योंकि शिवसेना भी नहीं चाहती है, कांग्रेस भी नहीं चाहती है और भाजपा तो नहीं चाहती है कि महाराष्ट्र में भाजपा तो ऐलानिया लीडरशिप खड़े हो। भाजपा तो ऐलानिया है, भाजपा तो नहीं चाहती है। लेकिन पूछना चाहता हूं इनसे आपका सवाल आप नहीं, इन्हीं की बात का जवाब आप सवाल क्या पूछेंगे? ओके, क्योंकि आप तो इनको बी टीम बीजेपी की कहते हैं, अभी किसकी सी टीम ए टीम है? देखो, ये महाराष्ट्र की इलेक्शंस में हम ना ए ना बी ना सी ना अजीत पवार जी की ना ये शिंदे गुट की ना, हम सीधा सवाल कर रहे। ये इलेक्शंस में जो अभी विधान परिषद, इसी विधान भवन में वोट लिए गए एमएलएस के विधान परिषद के चुनाव में, वहां पे 26 का कोटा कैसे कंप्लीट किया? पूछिए। 26 एमआईएम के वोट लिए, उन्होंने सपा के वोट लिए, अब्दुल सत्तार का वोट लिया, जिशान सिद्दीकी का वोट लिया, नवाब मलिक का वोट लिया। सर ये वोट किसके? क्या ये हिंदुत्ववादी वोट थे इनके? इनको अपना एमएलए चुन के लाना है तो ये मुस्लिम एमएलए के वोट लेंगे। लेकिन एमएलसी के लिए वोट आपको पता कैसे लगे? तो शिवसेना को मुस्लिमों ने वोट किया, वो आपको कैसे पता चला? एमएलसी के वोट आपको कैसे पता चला शिवसेना को मुस्लिमों ने वोट किया? क्या आपने कैमरे लगाए थे अंदर? ठीक है, लेकिन इनकी बात का भी जवाब, अब आपने रंग जो ढंग बदल लिए हैं उसके ऊपर आप जवाब, जो एएमएम ने सवाल पूछा, पूछिए कि 5% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, जबकि हाई कोर्ट ने कहा शिवसेना वर्ग को, इन्होंने जो मराठा रिजर्वेशन की बात की, समर्थन शिवसेना
मराठा रिजर्वेशन के उस वक्त भी साथ में थी, आज भी और आगे भी उसके बाद रहेगी। कौन से? मराठाओं को भाजपा ने रिजर्वेशन मराठाओं मिलना को चाहिए, क्यों ये हक की बात है। महाराष्ट्र के 4 करोड़ ठीक है मराठा। सर, यू मेड योर पॉइंट। देखिए मेरा कहना है कि अभी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके बाद बाकियों का नंबर आता है, तो उनको भी मौका देना देखिए अमीश चाहिए। जी, बोलिए पांडे जी। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मराठा रिजर्वेशन की बात है, माननीय देवेंद्र जी ने जब रिजर्वेशन इसके सरकार लागू में किया, आपने सर। अरे रुको ना यार, बीच में आप सरकार सरकार में में आप तभी तो जवाब हमने दीजिए, किया हाँ, ना। बोलिए। जब हमने रिजर्वेशन दिया तो ये हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ, चैलेंज किया गया रिजर्वेशन को। उस रिजर्वेशन को जब हमारी सरकार थी तो अपहेल्ड किया गया। जब उद्धव जी की सरकार आ गई तो ये मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट। इन लोगों ने उसको ठीक से डिफेंड नहीं किया। हाई कोर्ट में जाने वाला वकील का नाम क्या था? एक मिनट रुको वकील यार, का नाम क्या था? ये हाई कोर्ट में जाने वाले वकील का नाम क्या था? नाम बताइए वकील का। हमारी वो वकील एक करके आदिल हसन और आपने वकील भेजा है हाई कोर्ट में। हमारी जब सरकार थी तो दिल्ली बॉम्बे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया और ये सुप्रीम कोर्ट से ये लोग हार के आए। फिर भी हम मराठा रिजर्वेशन के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो छूट जाएगा, अभी जो हमारे एआईएम जो भी है उनके प्रवक्ता, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, अरे वो एक ही बात है, उन्होंने कहा क्या कि हमें मुस्लिम रिजर्वेशन चाहिए। एक बात मैं मुस्लिम बता नहीं, देता हूं। ओबीसी, मुसलमान मुसलमान ओबीसी है। धर्म के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का विरोध किया है। धर्म के आधार पर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी जब तक है, बाबा साहब अम्बेडकर के इस घटना में जो संविधान में लिखा है कि मुसलमान को मुस्लिम होने के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मनुस्मृति का और संशोधन करते करते हैं। कोशिश किया, नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा मुसलमानों को मुस्लिम आधार पर रिजर्वेशन। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट मिस्टर पांडे। ओके योर टर्न। हम आला लैलानिया बोल रहे हैं कि मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो मंडल कमीशन ने जिसको बनाया था, उसको रिजर्वेशन है। मैं मुसलमानों का अनफेयर है, वो आपके बीच में नहीं बोले। मुसलमान में जो ओबीसी है, मैं धारा 341 के खिलाफ है। जो मुस्लिम धोबी है उसको भी मिलना चाहिए इंसानियत, ये संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमान धर्म के नाम पर मुसलमानों में जातियां होती हैं, जातियां होती है, एकदम होती है। ये एक सच्चाई है, मुसलमान में जातियां हैं। और अमीश भाई, ये जो बीजेपी बीफ की बात करती है, 20,000 करोड़ का बीफ से भारत सरकार को 20,000 करोड़ का टैक्स आता है, और मॉब लिंचिंग के नाम पर दाढ़ी टोपी को खींचा जाता है। आप पूछिए, भारत सरकार सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है। आप पूछिए नरेंद्र मोदी के राज में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, बताएं नरेंद्र मोदी। मैं आता हूं चेकिंग के ऊपर। बार बार आरोप लग रहा है, बृजमोहन श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं, और आप एक आरोप लग रहा है कि उद्धव ठाकरे साहब की चेकिंग हुई और उन्होंने बोला कि आज तुम मेरा बैग खोल रहे हो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, कल मैं तुम्हें खोल दूंगा। अजीत दादा पवार की भी चेकिंग हो चुकी है, देवेंद्र फडणवीस की भी चेकिंग हो चुकी है, दोनों डिप्टी सीएम हैं, सीएम शिंदे की हो चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हो चुकी है, नितिन गडकरी की हो चुकी है, पीयूष गोयल ने आज मुझे जानकारी दी उनकी भी हो चुकी है। हाँ देखिए अमित जी, इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आदरणीय उद्धव ठाकरे को एक बहुत शालीन और बहुत ही संयमित शब्दों में बात कहने का एक राजनेता के रूप में उनकी पहचान है। उन्होंने जब उस दिन जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, उससे एक ही ध्वनि निकलती है कि उनको ये पूरा विश्वास हो गया है कि उनकी सरकार नहीं बन रही। एक शालीन आदमी जो अच्छे शब्दों का उपयोग करता हो, अचानक इस कड़वे शब्दों का उपयोग करने लगे, वो भी उन अधिकारियों के खिलाफ जो देश के कानून का पालन कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग के आदर्श संहिता का पालन कर रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जिस शब्दों का उपयोग किया, उसने उसी दिन संदेश दे दिया है महाराष्ट्र के लोगों को कि महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बन रही है, और ये उनका पूरी तौर से डिस्परेट उनका ये एक प्रक्रिया, तो आप लोगों ने शोर नहीं बचाया, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, ये एक एसओपी का हिस्सा है। और इलेक्शन निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जिनको जिनको लगा उन्होंने सबकी बैग्स चेक की। अगर उस चेक करने वाले बैग में हम कोई भी अगर विरोध करे, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर हमारे दाल में ही काला नहीं है, पहले कि हम वोटिंग करा लेते हैं। हम सब ने कई चुनाव देखे हैं, लोकसभा के देखे हैं, विधानसभा के देखे हैं। किस किस की चेकिंग हुई है आप में से? आप हाथ खड़ा करें, किस किस की चेकिंग हुई है? मुंबई में हर कॉर्नर पे चेकिंग हो रही है, सबसे ज्यादा हर कॉर्नर पे चेकिंग हो रही है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, शिवसेना के प्रवक्ता जो उबाटा के प्रवक्ता है वो भी हाथ खड़ा करे कि उनकी भी चेकिंग हुई है, क्योंकि आगे आपको सुनना है। बिल्कुल सुनाऊंगा, सुनना है। लेकिन आदिल भाई, आपकी भी चेकिंग हुई, और मेरी ओवैसी साहब से जो बात होती है तो बैरिस्टर ओवैसी की भी चेकिंग हो चुकी है, और एक बार नहीं कई बार हो चुकी है।
तो आप लोगों ने इतना बड़ा इशू नहीं बनाया। सर आप ही देखिए, नीलेश राणे छुट्टा गाली मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं, पुलिस चुप है। रामगिरी जी का एफआईआर हुआ, चुप है। लेकिन ओवैसी साहब को हर बार लव लेटर पुलिस से आ जाता है। भाई ऐसा प्यार बहुत है ना भाई, इतना प्यार क्यों करते हैं? सबसे इंसाफ कीजिए ना। राहुल जी सीख रहे हैं मोहब्बत की दुकान। राहुल जी से पूछिए, मुसलमानों के मुद्दे पर राहुल जी क्यों नहीं बोलते हैं? हिमाचल देख लीजिए, मॉब लिंचिंग पर राहुल जी नहीं बोलते हैं, लेकिन वयनाड के मुसलमान उन्हें जिताता है, उनकी बहन को भी जिता रहा है। हमारे एक टिकट नहीं दिया लोकसभा में राहुल जी ने। आपका जो ये लव ट्रायंगल है, हम लोगों और अमित साहब आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल में हम बीजेपी को महाराष्ट्र की आवाम हराए, हम बीजेपी के खिलाफ सबसे पहला वोट पड़ेगा तो एमआईएम का एमएलए देगा। हम इनकी तरह लुक्का छुपी नहीं करते हैं। 5 बजे सुबह में शपथ ले लेते हैं। आघाड़ी के साथ है नहीं, चिक्की पीसिंग चक्की नहीं, पर आप हम बीजेपी के खिलाफ है। आप बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ है। अगर आघाड़ी की सरकार हम बीजेपी के खिलाफ, अगर जरूरत पड़ी तो आघाड़ी को समर्थन देंगे। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और बीजेपी के खिलाफ तो आघाड़ी है। हम परिस्थिति बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। यानी अब ये ऑन है, ओवैसी आघाड़ी के साथ है और रहेंगे। ओके, ओवैसी भी आघाड़ी के साथ। राजीव पांडे शिंदे को ओके बोलिए। अभी जी देखिए, आज उन्होंने बोल दिया, यानी कि जो वोट जिहाद जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं, आप बोले तो मैंने नहीं बोला, यानी सारी पार्टियां जो महायुति के खिलाफ चुनाव लड़ रही है वो एक ही मुद्दे पर लड़ रही है कि किसी तरीके से हम एक जो वर्ग है उसका वोट हम ले आए। अब एआईएम भी उसी में आ गया है। आपको बधाई हो, महाराष्ट्र सरकार को जवाब देगी। शिवसेना उबाटा। ओके ओके ओके, आपके पास आ रहा हूँ। आप सबका साथ सबका विकास की आप नहीं, मैं नहीं ये कर रहे थे। अरे एक सेकंड, अब मेरे को बताइए, ये चेकिंग जब आपकी खुद हुई है तो आपने हल्ला नहीं मचाया? एकदम सही कहा। तो क्या हुआ? चेकिंग हो गई तो उद्धव साहब का विरोध चेकिंग से नहीं है। फिर किससे? उद्धव साहब का विरोध सिर्फ इस बात पे है कि ये सिर्फ उन्हीं की चेकिंग क्यों की जा रही है। पर अमित शाह की हुई? सुनिए मेरी बात सुनिए। अजीत पवार की हुई? बात सबकी चेकिंग हुई। आप बताइए। सारे लोगों की चेकिंग हुई है। वीडियो आया, बताया कि चेकिंग तो सभी की हो रही है। चेकिंग तो सभी की हो रही है। एक सेकंड। अब तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही, लेकिन अब रुख करेंगे सीधा पीयूष गोयल का, क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ हैं। तो रामलला के दर्शन करने के बाद, यानी वहां पर हाथ जोड़ने के बाद, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठ रही है? चुनावों में इतनी गर्माहट देखने को मिल रही है। हर मुद्दे पर बात करने के लिए पीयूष गोयल हैं। पीयूष जी, अभिनंदन है आपका। पिछली बार 2019 में बीजेपी को सीटें तो बहुत आई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पाला बदल लिया था और बीजेपी सत्ता में 2.5 साल बाद आई। वो भी बीजेपी सत्ता में नहीं आई, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। इस बार की कहानी कहां जाती हुई दिखती है? क्योंकि चुनावों से पहले ही बहुत तूफान खड़ा हुआ है। पूरी तरीके से मुंबई के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने मन बना लिया है। महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है और मैं मानता हूं कि जो धोखा उद्धव ठाकरे जी ने दिया, जनता के साथ तो धोखा किया ही, अपने पिता की जो सिद्धांत थे उनको भी जो त्याग दिया और हिंदुत्व को त्याग दिया और जाके कांग्रेस और शरद हमारा हिंदुत्व जो है, उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू हमारे नेटवर्क ने किया, उन्होंने बोला हमारे हिंदुत्व में एक हाथ में काम है और एक हाथ में राम है हमारे लिए। बीजेपी का हिंदुत्व जो है वो विरोधाभासी है, उसमें नफरत के अलावा कुछ नहीं है। हमारे हिंदुत्व में मोहब्बत और सिर्फ लव है। इसीलिए बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। दुकान बंद कर दूंगा, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। और कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण, कांग्रेस जैसी एक समुदाय के पीछे राजनीति करने का ढंग, मैं समझता हूँ पूरे देश में आज आक्रोश है उद्धव ठाकरे जी के लिए। महाराष्ट्र में तो है ही, और जिस प्रकार से सब महाविनाश अघाड़ी की पार्टीज में अंतर विरोध है, आपसी झगड़े हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि कोई जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बस चुनाव लड़ रहे हैं आप साथ। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक नुकसान का
सामना करना पड़ा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और एक नैरेटिव चला कि मोदी तीसरी बार आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। और जो इन 2 राज्यों में चला, इनके बगल के राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात में नहीं चला। क्या लगता है? झूठ के आधार पर एक चुनाव में थोड़ा हमें नुकसान करवा पाए। अब लोग चौकन्ने हो गए, समझ गए कैसे उनके साथ फरेब किया गया, कैसे उन्हें गुमराह किया गया। एक तरफ बीजेपी बटेंगे और कटेंगे की बात कर रही है, प्रधानमंत्री सेफ और अनसेफ की बात कर रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आघाड़ी के लिए सज्जाद नोमानी ने ऐलान करा है कि मुसलमान एक मुश्त वोट डालेंगे। तो पोलराइजेशन जो है वो अगर होगा तो क्या आपको लगता नहीं है इसका नुकसान आपकी युति को होगा? क्योंकि एक तरफ तो वोट परसेंटेज भी ज्यादा होती है और एक मुश्त वोट पड़ता है, दूसरी तरफ बंटवारा होता ही होता है, ये तय है। ऐसा है कि हम कभी नहीं मानते हैं कि कोई भी समुदाय कोई अलग है। हम 140 करोड़ लोगों को एक होने का आह्वान करते हैं, योगी कहते हैं राष्ट्र भावना के साथ किसके बट्टे और किसके देश के प्रति। जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर अपील करते हैं कि कोई एक पक्ष को या एक पार्टी को वोट दे, मैं समझता हूं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई। देखिए, मेरा परिचय आपसे बहुत पुराना है। आपने 2012-13 में भी जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तब भी रणनीति बनाई, 2019 में भी बनाई, 2024 में भी बनाई। मोदी जी जब कोई नारा लगाते तो उसके कुछ मायने होते हैं, जैसे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तब नारा दिया था कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो क्या इस नारे के मायने क्या हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो पोलराइज करना चाहती है इलेक्शन को। आप जो उलेमा के जिस प्रकार के वक्तव्य है, जिस प्रकार की संस्थाओं ने मिलकर देश को बांटने की, समाज को बांटने की कोशिश की है, उनसे चौकन्ने रहने के लिए। कि मुसलमान एक वोट एक तरफ डाले, ऐसा तो नहीं कहा है। नहीं। मोदी जी ने सारे मुस्लिम एक वोट एक तरफ डाले। देखिए, मोदी जी ने जितने जनहित के कार्य किए, कभी भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन पीयूष जी, मोदी जी जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, वो बात तो हर एक की कर रहे हैं। नहीं, हर एक देशभक्त को, हर एक उस व्यक्ति को जो वोट डालने जाएगा, उन सबको कह रहे हैं कि इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार के जो समाज को और धर्म के आधार पर बांटने की जो कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों को चौंकाने का। जी, दूसरी बात है कि क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, नॉर्थ मुंबई के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उससे पहले राज्यसभा भी आप रहे। क्या आपको लगता है कि जो आज के दौर की राजनीति है उसके अंदर कहीं ना कहीं बयानों की बहुत अहमियत हो गई है? जब एक तरफ से बयान आता है उद्धव ठाकरे का कि एजेंसीज जो हैं वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, उनका बैक चेक हो गया है, एक नैरेटिव बन रहा है। और उनके प्रवक्ता ने बोला, मेरे कार्यक्रम में बोला कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बीजेपी के अनुसार काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। अमित जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं जी। आप भली बात ही जानते हैं कि हर चुनाव में हर एक जो अलग अलग प्रकार से ट्रैवल कर रहा होता है या प्रेस की गाड़ी सड़क पे भी कोई जा रहा होता है, मैं तो अपने घर रात को लौटता हूँ तो पुलिस वाले चेक करते हैं गाड़ी। आपकी गाड़ी भी चेक हुई है? मेरी गाड़ी भी हुई है, मेरा प्लेन भी हुआ है। तो ये एक बेबुनियाद छोटे से मुद्दा जो उनका कानूनी दायित्व है निभा रहे हैं, उसके ऊपर जब उद्धव ठाकरे जी को आ जाना पड़ता है, उन्होंने बोला कि और उसपे सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कि मेरा क्यों बैग चेक हुआ, जैसे को ये एक विशेष क्लास है या क्योंकि वो एक ठाकरे है या एक पक्ष के नेता है उसके कारण उनको कोई इम्यूनिटी है। ये महाविनाश अखाड़ी की विनाश की तरफ जाने का सोच है। मैं आपको याद दिलाता हूं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई विषय क्या, सबका बैग चेक। आपका भी हुआ है? अरे भाई, एकनाथ शिंदे जी का हुआ है, देवेंद्र फडणवीस का हुआ है, अजित पवार का हुआ है, गडकरी जी का हुआ है, गडकरी जी का हुआ है। मुझे कल परसों बताया गया कि मेरे सामने तो नहीं हुआ, मुझे बताया गया कि वो बैग चेक करने आए थे लोग, पूरा प्लेन चेक किया। कहने का तात्पर्य ये है, जब कोई नेता ऐसी छोटी बातों से डरने लग जाए उसके दो वजह हो सकती, या तो दिल में कुछ खोट है, डर है कि मैं कुछ कर रहा हूँ जो पकड़ा जाएगा, ये मेरे गलत कारनामे बाहर आ जाएंगे, या इतना हताश हो गए कि अब उनके पास चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जो अधिकारी आज मेरा बैग खोल रहे हैं मैं उन्हें खोल दूंगा। जरूर, उनका जो इच्छा है वो ख्वाबी पुलाव बना सकते हैं, पर दुर्भाग्य से उनका इतनी बुरी हार होने वाली है
कि अधिकारियों को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंपैथी वोट क्योंकि लोकसभा चुनाव में पड़ा, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, सिंपैथी वोट लोकसभा चुनाव में पड़ा तो क्या वो सिंपैथी वोट दोबारा पड़ सकता है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि झूठ और फरेब के आधार पर आप एक बार लोगों को गुमराह कर सकते हो, बार बार झूठ को आप इस्तेमाल करो तो लोग उल्टे रिएक्शन में आपसे और नाराज होते हैं। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अजीत पवार की तरफ से भी बयानबाजी हुई कि बटेंगे और कटेंगे जो है वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, क्या आपको लग रहा है कि और वो गठबंधन के बाहर भी कहीं अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं? ऐसा लगातार इस तरह के बयान उनके नेता मेरे तो लगातार अजीत पवार जी से मिलना होता है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपना मन बनाकर ही भारतीय जनता पार्टी और महायुति में शामिल हुए, हमारे साथ शामिल हुए, और मुझे लगता है कि ये भी एक आप लोग का थोड़े हेडलाइंस बनाने के लिए थोड़ा हेडलाइन तो वही देते हैं पीयूष जी। तीन चीजें बहुत अहम है, एक है इस महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर विकास कितना बड़ा मुद्दा है, दूसरा बार बार कहा जा रहा है कि एक कॉर्पोरेट हाउस बड़ा बार बार दखल दे रहा है, बीजेपी की मीटिंगों में था, उसको लेकर भी बहुत सी बातें कही जा रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि उसका खुलासा तो ऑलरेडी पूरा हो गया है, उसमें कोई था नहीं मीटिंग में। तो बॉम्बे की कटिंग चाय के साथ थोड़ी खट्टी मीठी बातें कर लेते हैं। विकास की क्या बात है, क्योंकि हमने देखा जब अगाड़ी की सरकार थी तो कुछ दिनों में कई प्रोजेक्ट को बंद किया गया, क्या वो पॉलिटिकल वो मुद्दा है महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई की जनता के बीच में? विकास ही मुद्दा है। जो प्रोजेक्ट्स को बंद करा गया था उद्धव ठाकरे की सरकार में, विकास ही मुद्दा है शिंदे की और सरकार में आक्रोश है। मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश है कि 2.5 वर्ष तक उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहे, कभी ऑफिस तक नहीं गए, 2.5 वर्ष में अपने ऑफिस में नहीं जाते, और ऐसी सरकार चलाई जिसने कोस्टल रोड रोक दिया, जिसने मेट्रो 3 की लाइन रोक दी, रेलवे से कोऑपरेट नहीं किया हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में, अटल सेतु रोक दिया। एक प्रकार से महाराष्ट्र में एक बड़े कमजोर स्थिति पे लाके छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्या रहा कि उद्धव ठाकरे और आपका अलायंस टूट गया? उद्धव ठाकरे के परिवार से, पार्टी से आपकी पार्टी का संबंध बहुत पुराना था, आपका निजी तौर पर संबंध बहुत पुराना रहा है, ऐसा क्या खटास हुई? कोई खटास नहीं, हमने तो तोड़ा नहीं, हम तो 7 में 19 का चुनाव लड़े थे। हमने शिंदे जी को सीएम बना दिया, अगर उद्धव ठाकरे को बना देते तो खेल ही नहीं होता इतना वो बड़ा। जीते भी थे उस आधार पर कि मोदी जी को वोट दो, हमारी युति को वोट दो। मुझे लगता है सत्ता की जो लालसा थी, जो लालच था कि मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनना है, मेरे लड़के को एस्टैब्लिश करना है, उसके कारण झूठ और फरेब। 2.5 साल बाद आपने भी तो वही करा फिर। भाई साहब, झूठ और फरेब के आधार पर, कोई ब्लैकमेल के आधार पर हमारी पार्टी या हमारी युति में किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना ये तय नहीं हो सकता। वैसे नीतीश कुमार जी और हमारे बीच बिहार में हमारी सीटें 2 गुनी थी, नीतीश कुमार जी की कम थी, पर पहले से तय था कि नीतीश कुमार जी सीएम बनेंगे। जो तय था वो होना चाहिए, लेकिन मेरा यहाँ कोई ऐसा तय था ही नहीं। क्योंकि मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि 2.5 साल बाद आपने शिंदे को सीएम बनाया, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, बीजेपी का नंबर तो 105 ही था, शिंदे का नंबर कम था, लेकिन उसके बाद बनाया सीएम। अगर उद्धव ठाकरे को पहले मान जाते तो ये काम ही नहीं होता। वही तो समझाया, जो एग्रीड था वो हुआ, नीतीश कुमार जी के समय जो एग्रीड था हुआ, ऐसा कुछ यहाँ एग्रीड था ही नहीं। वो अगर एक गलत बात बोले, बेबुनियाद बात बोले, जो कभी चर्चा ही नहीं हुई, और देखिए मजेदार बात, अभी भी महाविनाश आघाड़ी ने अनाउंस क्या किया है, जिसकी सीटें ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री बने। तो इसका मतलब है उनके मन में भी बहुत स्पष्ट था। और आप 2019 की आपकी खुद की फुटिंग्स देख लो जी, हर चुनावी सभा में हर जगह मोदी का होर्डिंग होता था, और नहीं देवेंद्र फडणवीस जी के लिए वोट मांगे जाते थे मोदी जी के साथ। तो सभी को स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम। इस बार सरकार आई तो सीएम कौन होगा? चुनाव के बाद मिल बैठ के बात करके तय कर लेंगे। आज तो चुनाव जब चल रहा है तो एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र को लेकर बड़े सारे बयान दे रहे हैं, और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक डिफाइसिव पॉलिटिक्स करती है,
उनका डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, और मोदी कुछ भी कर लें, जातिगत जनगणना तो होके रहेगी। राहुल गांधी जी जितना बोलते रहे, लोगों में कोई विश्वास तो है नहीं, कोई लोगों में उनके प्रति भरोसा खत्म हो गया है। जिस प्रकार से वो दुनिया भर में जाके भारत और भारतवासियों का बदनामी करते हैं, मैं समझता हूँ लोगों में आक्रोश है और उनकी बातों के झांसे में अब आते नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी आपने देखा होगा वो कुछ ज़्यादा आए नहीं है। शायद उनके स्थानीय नेता भी नहीं चाहते कि वो यहाँ आए, क्योंकि यहाँ आएंगे तो क्या पता सावरकर जी को कब बदनामी करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए बुरा भला बोलेंगे। समझा दिया कि मत बोलना अभी। भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि उद्धव जी एक बार तो उनके मुंह से बाला साहब ठाकरे जी की तारीफ करके दिखवाए। काय की पार्टी का अलायंस है, कैसी युति है, कैसी उनकी अलायंस है, कैसी आघाड़ी है। अगर आइडियोलॉजिकल कुछ बोरिंग ही नहीं या सिर्फ एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सत्ता के लोभ में लस्ट ऑफ पावर इज द ओनली डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस। आखिरी राउंड में मैं 3 नेताओं के नाम लूंगा और आपकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर। आदित्य ठाकरे, मुझे लगता है बहुत समय लगेगा उनको मैच्योर होने के लिए, शायद बहुत उत्सुकता में कि बहुत जल्दी उनको मंत्री बनने के लालसा में उद्धव ठाकरे जी और उन्होंने गलती कर ली। एक 40 साल का रिश्ता उन्होंने बिगाड़ दिया, उसके लिए उनको नुकसान उनके राजनीतिक कैरियर में बहुत भुगतना पड़ा। सुप्रिया सुले, वो सीरियस पॉलिटिशियन लगती नहीं है, मुझे लगता है उनका बहुत ज़्यादा रुचि राजनीति में नहीं दिखती है। एक प्रकार से बार बार सिंपैथी फैक्टर के ऊपर ही या एक परिवार, एक सरनेम के फैक्टर पे मुझे नहीं लगता कि बार बार राजनीति में आप प्रभाव कर पाओगे। आपका काम बोलता है, आपके पक्ष की नीतियां बोलती है, नीयत बोलती है, उसमें बुरी तरीके से फेल्ड है। और संजय राउत अक्सर हेडलाइन में रहते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं जो व्यक्ति को खुद को पता नहीं आज क्या बोलते हैं, हेलो क्या बोलते हैं, खुद उनको ही पता नहीं होता है लगता है। और जिस प्रकार की कड़वाहट उनमें भरी हुई है, मैं समझता हूं कि कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति ऐसी कड़वाहट, ऐसी ओछी बातें और समाज को धर्म के आधार पर, समाज को जाति के आधार पर, लोगों को आपस में। राज्यसभा में तो आपसे मिलते होंगे, तो आपने कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? समझने वाले समझ सकते हैं जी, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मैंने तो नहीं कहा, तो आपका इच्छा है, आपको जो समझना। चलिए पीयूष जी, आपने समय दिया हमें इस चुनाव के दौर के अंदर, एंड ऑल द बेस्ट, लेट द बेस्ट पार्टी विन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। द महायुति इज गोइंग टू विन। मेरी बेस्ट विशेष है आपको, और थैंक यू सो मच पीयूष गोयल जी। थैंक यू। थैंक यू। काम आएंगे। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और 7 दिसंबर की सीट आज ही रिजर्व करें। जल्द मिलेंगे स्टार्टअप गुरुकुल में। 10 के दिनदार ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के हेल्थ केयर और फार्मा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।